मैडम जी, हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सुभाष जी, वैसे मुझे इरिटेट सा तो हो रहा था वैसे मैडम जी को इंटरव्यू के लिए कहूँ कि नहीं कहूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू क्या मतलब, इट्स एन इंटरेक्शन, इट्स अ प्लेजर टू सी यू हियर। और आप इतनी दूर समय निकाल के उसके लिए थैंक यू सुभाष सर। और आपको बहुत बहुत बधाई पहली रैंक के लिए मैडम जी। थैंक यू सुभाष सर। वैसे आपने योगदान तो सर आपका भी है, 2-4 वीडियो तो मैंने आपके भी देखे हैं। फिर तो मैं बढ़ाऊँ, ऐड करूँ फिर। अब मुक्ता राव जी मेरे पास भी पड़े हुए हैं। हाँ क्यों नहीं, आपके YouTube पे इतने सारे वीडियोस हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, झूठ की बात नहीं है। और इनफैक्ट RAS की जर्नी बहुत लंबी है, उसमें हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर की भी देखे मैंने, स्टडी की आपके भी देखे, स्प्रिंग बोर्ड के भी देखे। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान तो जहाँ से मिल जाए वहाँ से अच्छा। और आप जिस शैली में पढ़ाते हो वो शैली मुझे बहुत पसंद है। आप बिल्कुल कनेक्ट करते हो मिट्टी की खुशबू से, तो इसलिए आपसे जब पहली बार बात हुई तब आपने बताया था जीके के मेरे वाले ट्रिक बता रहे थे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बहुत पढ़ रखा है मैडम जी आपने। नहीं आपसे सीखा, वो आपने वो बनाया था ना कि खारे पानी की झीलों को याद रखने की ट्रिक, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि ट्रिक्स क्या होती हैं। आपसे सीखा है सर। आपने तैयारी तो बहुत अच्छी की है मैडम। वैसे आपका बैकग्राउंड तो साइंस का है, कंप्यूटर। सर मैंने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया, उसके बाद MCA किया, फिर MTech किया, फिर PhD कर लिया, चलता रहता सर ये तो। अच्छा, आपके 10वीं 12वीं कितने परसेंटेज थे मैडम? सर मैंने 10th में 80%, प्रिसाइजली 79.89%, और 12th में 78% मार्क्स थे, और मैं क्षेत्र विशेष की टॉपर थी। हाँ, आप हमारे पास कब आ रहे हो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? जब आप बुलाओ। हम तो कभी, आप तो कभी आ जाओ। स्वागत है आपका। मैं संडेज को तो सर थोड़ी सी ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बट हाँ ऑन अदरवाइज यस आई एम अवेलेबल। आप शेड्यूल कर लीजिए, बच्चों को बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगी सर, कोई इशू नहीं। मैडम जी, जैसे बहुत कमेंट आते हैं बच्चों के स्पेशल जो हाउस वाइफ है उनकी कि तैयारी हमारा टाइम नहीं मिलता, तो आपने कैसे मैनेज किया ये बताओ। मेन चीज़ तो ये है। सच बात यह है कि हाउस वाइफ के पास बहुत टाइम है। आप अपने आप को ना उनसे कंपेयर करो जो घर का काम करके, बच्चों को स्कूल भेज करके और ऑफिस जाती हैं, चाहे पढ़ाने जाती हैं, चाहे किसी भी ऑफिस में काम करती हैं, शाम को आके तीसरी शिफ्ट करती हैं। मतलब महिला वर्किंग वुमन जो 3 शिफ्ट करती है सर। तो मेरे केस में ऐसा था कि मैं घर में थी तो मेरी बीच वाली शिफ्ट फ्री थी, तो उस शिफ्ट में बहुत टाइम है। बच्चे को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो पूरा टाइम ही टाइम है। उस टाइम में कुछ और काम नहीं करना कि मैं इससे सोचूं कि ना सोफा ठीक कर लूँ, घर की सफाई कर लूँ ना। उस टाइम पे सिर्फ पढ़िए, उन 6 घंटों को यूज़ करेंगे तो काफ़ी है सर। 6 घंटे में RS टॉपर बन सकते हैं सर? 4 घंटे में भी बन सकते हैं, 3 घंटे में भी बन सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ाई की है और आप डेडिकेटेड कितना है। जैसे किताब खोल के बैठे रहो और ये सोचते रहो कि अपना आप ही किताब वालों मेरे दिमाग में आ जैसी, तो को नहीं आवे। बट अगर आप फोकस्ड हैं, आपको पता है कि मुझे पढ़ना ही है और उसको लर्न ज़रूर करना है, तो हो जाएगा। आपका तो मैडम जी बैकग्राउंड मजबूत रहा है, आप 10वीं 12वीं में अच्छे परसेंटेज रहे हैं। मान लो कि कोई एवरेज है, हमारे पास तो एवरेज ज़्यादा है अपने राजस्थान में। इंग्लिश, आपकी इंग्लिश अच्छी है, सबसे बड़ी समस्या तो इंग्लिश की है। सर हिंदी माध्यम से पढ़ी हूँ BSc तक, मतलब रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, गणित सब हिंदी में पढ़ा है। और भाषा सीखना अगर आप चुनौती के रूप में लेते हो कि मुझे सीखना ही है, इसको पार करना ही है, तो इंग्लिश इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सबसे पहले जैसे अभी जो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले जब कोई कंपटीशन नहीं दिया तब तक उनके दिमाग में RS चलता रहता है। आपकी वैसे चलता था या फिर? ईमानदारी की बात बता दूं तो 7वीं क्लास में मैं बीमार हुई, पिताजी एक फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। उनको हम ताऊ जी बोलते थे, तो मोगा मंडी ताऊ जी नाम है उनका। उन ताऊ जी ने ठीक करने लगा डॉक्टर बनूंगी। 8वीं क्लास की छुट्टियों में ननिहाल गई, तो वहाँ से ऊपर से एरोप्लेन के जाने का रास्ता था, वो मतलब दिल्ली से बैंगलोर या दिल्ली से बॉम्बे वाले रूट में पड़ता है। तो सोते सोते ऊपर से आकाश से जाते हुए देखते थे, सोचते थे पायलट बनेंगे। इसका मतलब ये है कि विद एवरी ईयर आपके ख्वाब चेंज होते हैं, है ना। जिन लोगों से आप मिलते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में एक नया आयाम जुड़ जाता है। एक 10वीं क्लास की परीक्षा देने के बाद में एक भाई साहब से मिली, मामा के बेटे, उनकी कैलिफोर्निया में जॉब लगी थी TCS में, उन्होंने MCA किया था। तब तक मैं सोचती थी कि कुछ सरकारी में काम करेंगे, RS बनेंगे टाइप्स कुछ, तो पर उनसे मिलने के बाद लगा कि MCA कर लेते हैं। MCA में इतना अच्छा पैसा, इतनी अच्छी रेस्पेक्ट है और विदेश जाने का मौका मिलेगा, तो एक गोल ले लिया, MCA कर लिया। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, गोल्स आपके चेंज होते रहते हैं। बचपन में तो बहुत सारे चेंज होते हैं, लेकिन जब तक आप ग्रेजुएट होते हैं तब तक क्या होता है कि आपको अपनी परिस्थिति का और आपको आपके बारे में लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है, फैमिली क्या एक्सपेक्टेशन है, जिम्मेदारियाँ क्या क्या, उनका एहसास हो जाता है। तो यदि आपको फैमिली सपोर्ट कर सकती है, आप आगे पढ़ सकते हैं, तो RS बनिए,
बिल्कुल बुराई नहीं है, ज़रूर तैयारी करें, अपने आप को झोंक दें 2 साल के लिए। लेकिन यदि आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपको इमीडिएटली एक जॉब चाहिए, तो जो भी पहली वैकेंसी आए उसका अच्छे से फॉर्म भरें, अच्छी तैयारी करें, उसको जीतें, ताकि आपकी जॉब सिक्योर हो जाए। और फिर आदमी आरएस की तैयारी कीजिए। आरएस बनना अल्टीमेट लक्ष्य आपने डिसाइड किया है तो ज़रूर कीजिए। सीधा आरएस ना करके पहले कुछ सर डिपेंड करता है, जैसे जो फैमिली अच्छे बैकग्राउंड से हैं, जिनको लगता है कि पापा सपोर्ट दे सकते हैं, नहीं बापू के लंगा में खास कहाँ 2 साल, बिल्कुल, तो बिल्कुल उधर पढ़िए। और नहीं तो पहली जॉब जो भी आ जाए उसको ज़रूर लीजिए। मतलब इट्स अ ट्रेड ऑफ, यू नीड टू डिसाइड। तो मान लो एवरेज बच्चा हाँ जी, कितने घंटे करके कर सकता है जुगाड़? मैं एवरेज और मेरे बारे में जो आपने पहले सवाल पूछा था ना पहले से जो आपने कहा ना कि इंटेलिजेंट थे, सर इंटेलिजेंस सबने बराबर दिया। 8 होंस का दिमाग है, आप में भी है, मुझ में भी है, देखने वाले सुनने वाले सब में है। नहीं मैडम, फर्क तो होता है। एक तो एक बार पढ़ा हुआ याद रह जाता है, कुछ को 3 बार बताना पड़ता है, तो फर्क तो कुछ तो हो। पता नहीं, शायद मैं इस बात में बिलीव थोड़ा कम करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना ही है, तो हो सकता है कि 3 घंटे की बजाय 4.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन याद तो ज़रूर होगा। ठीक है, क्षमताएं सबकी बराबर। हमने बचपन में शायद उनको अच्छे से घिसा नहीं उन सारे न्यूरॉन्स को, इसलिए हो सकता है कि कोई एवरेज रह गया और कोई टॉपर हो गया। मैं टॉपर नहीं थी पहले। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा वो मेरे यहाँ काम में नहीं आया। आते तो भूल गई सर। 96 में 10th पढ़ा था, 96 में 10th पास करके सब छोड़ दिया था ह्यूमैनिटीज़। मैंने सब कुछ स्क्रैच से पढ़ा है, आपको कम से कम कुछ याद तो है। तो अपने आप को ये समझिए आप मुझसे अच्छी स्थिति में हैं और शुरू कीजिए। एक बार जब गांठ बांध ली ना कि ये तब खोलूंगा जब मैं आरएस बन जाऊंगा, तो पक्की बात आपकी गांठ अच्छे से खुलेगी। पहले निर्णय करना है मैडम जी आपने कि टॉपर तो करना ही नहीं सोचो। पहले रैंक की ना, पहले रैंक की नहीं, हाँ ये कंफर्म था कि रैंक अच्छी आएगी, क्योंकि मैंने मेंस में इस बार बहुत मेहनत की थी लिखने की। आपका लिखा बहुत अच्छा लिख रखा है। अरे सर थैंक यू। मैंने खूब लिखने का अभ्यास किया था, पेपर अच्छे गए थे। ये पक्का कंफर्म था कि इंटरव्यू पर डिपेंडेंस कम से कम रहेगी, इस बार मेरे मेंस का स्कोर अच्छा आएगा। ये था कि शायद सिंगल डिजिट रैंक आ जाए। फर्स्ट के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि इट्स रिलेटिव। मेरे से अच्छा किसी और ने नहीं किया, इसकी क्या गारंटी है सर? मैं खुद की गारंटी ले सकती हूँ, मैंने अच्छा किया है तो ठीक हो गया। तो आप तो लाइन दूसरी थी यहाँ पे तुरंत ही जीके, क्योंकि आरएस बनना मतलब जीके में ध्यान देना सबसे जरूरी। तो बिल्कुल कैसे मजबूत किया आपने फिर? सर करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाती सिर में परत निशान, क्या फर्क पड़ गया। फिर भी जीके वो भी राजस्थान जीके, मतलब 3 महीने तक तो यही समझ में नहीं आता मेवाड़ कहाँ है मारवाड़ का। अरे नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग है सीरियसली। अगर ये सोच लेते ना कि इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। और ये सोच लिया ओहो मैं यो के पढ़ रहे हूँ, तब गड़बड़ जाती है। तो पहले एटीट्यूड पॉजिटिव कीजिए कि मुझे पढ़ना है और सबको इंटरेस्ट आता है तो मुझे भी आएगा। तो मैंने तो ये सोच के शुरुआत की थी कि जब लोग बोलते हैं मेवाड़ और मारवाड़, तो मुझे क्यों नहीं पता होना चाहिए, मैं इसी भूमि में पैदा हुई हूँ। ऐसे करके मैंने पढ़ाई शुरू की, तो हो गया सर। आपको सूचना किसने दी सबसे पहले? मैडम सबसे पहले तो वी वर ऑल वेटिंग ऑनलाइन। तो ना मेरा बेटा यहाँ आके टीवी देख रहा था, उसमें लगा था कि आने वाला है रिजल्ट, और मैंने वहाँ PDF डाउनलोड किया। मेरा रोल नंबर आ गया, पर मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं हुआ। कहते एक बार मुक्ता तुम फिर से अपना रोल नंबर डाउनलोड करो। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड दोबारा डाउनलोड किया, फिर रोल नंबर मैच किया। तब तक तो टीवी में फ्लैश हो रहा था झुंझुनू की मुक्ता राव बनी टॉपर। तो माय सन स्टार्टेड शाउटिंग मम्मा यू आर द टॉपर, यू आर द टॉपर। सो इट्स माय सन हु टोल्ड मी फॉर द फर्स्ट टाइम। और रियलाइज तो मुझे भी हो गया था कि मेरा रोल नंबर दिख रहा है मुझे। तो सब जैसे फ़ोन तो बहुत आते हैं, आए होंगे, अब भी चल रहे होंगे, फिर भी किसी का ऐसे यादगार फ़ोन की इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, कोई ऐसा? किस का मतलब, तो अभी तो याद करो तो ना वो एक झकझोर देने वाला पल था। जैसे आप बाड़मेर में खड़े हो या जैसलमेर में खड़े हो और अचानक समुद्र का पानी आ जाए, इतने सारे फोन आए। तो नंबर कहाँ से मिल गई इतनी कम टाइम में? अजीब सी बात है शायद, पर शायद आजकल ना सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी थी, इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी, मेंस की तैयारी के लिए भी, वहाँ से नंबर आ गया। और कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कह दिया कि मुक्ता कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उस हिसाब से भी तो हमने तो नहीं किया, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं क्या पता हमें जानते कि नहीं जानते आरएस टॉपर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों के बीच में से आई हूँ, आप लोगों के बीच में से बनी हूँ। और इनफैक्ट खुशी होती है आप भी फोन करते। भूल गए आप, है ना? नंबर नहीं था, कोई बात नहीं, अब आप आ गए हो तो नहीं, हमने तो क्षतिपूर्ति हो गई। क्या वो एक दौर अलग सा हो जाता है, क्योंकि हम भी थोड़ी कोचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। जब फ़ोन करते हैं क्या पता आगे वाला ये सोचे कि अपने ऐड के चक्करों में होगा, क्योंकि इसलिए नहीं करते कभी किसी को। सर मैं बहुत ही सरल व्यक्ति हूँ सीरियसली, जो आते हैं उन सभी का वेलकम। नहीं वो तो हमने तो आपका व्यवहार देख लिया, आपने पहली बार बात की तभी हम चल के आए। बहुत अच्छा व्यवहार है मैडम जी आपका। और आप आगे अब ये बताइए कि अब आरएस मैन वालों को थोड़ा सा गाइड करो, कुछ क्या करना चाहिए? अब 2 महीने बचे उनके लिए।
मैं पहले तो अब तो आप उनके लिए क्या कुछ कर रखा है क्या, आपने अपने चैनल पे खुद से बना रखा है? मैं सम्यक में ना ऑनलाइन उनको टेस्ट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ, लिखती हूँ मैं खुद आंसर्स बैठ करके, तो उनके जितने भी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे भी डालती हूँ। तो कोई टेलीग्राम वगैरह और टेलीग्राम चैनल पे मैं उनके आंसर्स शो कर देती हूँ कि भाई ना किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। अगेन ए डिस्क्लेमर, मैं बेस्ट आंसर्स नहीं लिखती, मेरी जो बेस्ट कैपेसिटी है उसमें आंसर लिखने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं फिर भी यदि किसी को चाहिए कि आंसर राइटिंग कुछ और सेशंस चाहिए तो दैट आई कैन मेक। और दूसरा, मेंस बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। मेंस में लीड लेने का क्या तरीका है, लेखन का अभ्यास कीजिए। आपका पेपर 2 घंटे 55 मिनट में पूरा हो पाए ऐसा टारगेट लेके चलिए। 5 मिनट आपको स्पेयर ज़रूर करने हैं। आपको सारे कंटेंट को खिचड़ी बना करके नहीं रखना है, आपको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करना है। यानी एग्जामिनर को कॉपी देखते लगे वाह क्या कॉपी है, ऐसे नहीं हो कि वो तो आपकी राइटिंग सुंदर है, जिसकी राइटिंग सुंदर नहीं है वो क्या करे? नहीं सर, प्रेजेंटेशन के तरीका का मतलब ये है कि सिस्टमैटिक लिखिए, एक के नीचे एक लिखिए, बुलेट बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, चीज़ों को सजा के ढंग से प्रेजेंट कीजिए। एग्जामिनर को जोर कम आएगा तो उसके हाथ से बहुत नंबर छूटेंगे। ये दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। शुरुआत में मैंने आपका इंटरव्यू देखा और आपको पता है थोड़ा सा ट्रोल हो गए थे आप उसमें, तब मुझे लगा कि आपको राजस्थान जीके का थोड़ा कम नॉलेज था, या कम था, या फिर मुझे लगा देख के। सर, जो राजस्थान के संत हैं उनसे रिलेटेड एक सवाल मुझसे पूछा गया था और मुझे सीरियसली उस टाइम तक नहीं पता था राजस्थान के संतों के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार का मेरा एक्यूमन रहा है, मैं थोड़ी मतलब कम ऐसी जगहों पे गई हूँ। हाँ, फिर आपका यदि आपका एक्सपोजर रहता, जैसे मैं अगर जाती रामदेव राज घूमने के लिए तो मैं शायद कह सकती थी कि रामदेव जी की महिमा ये है, सिर्फ किताबी ज्ञान था। तो किताबी ज्ञान उस टाइम मिस हो गया और इनफैक्ट लोगों ने ट्रोल किया, कोई बात नहीं, कर दीजिए, ये तो चलता रहता है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर उससे कहीं ज़्यादा मुझे स्नेह दिया, उस स्नेह के लिए मैं आभारी हूँ। ये तो है ही, वो तो क्या बच्चे हैं कुछ, वो तेजा जी का जन्म स्थल था। हाँ। उसके लिए पूछा गया था कि नागौर में। मैंने सोचा मैडम जी को राजस्थान जी के कम आता है। फिर आप इंग्लिश में ज्यादा बोल रहे थे, वो मैडम जी दूसरी लाइन है फिर कोई, अब पता चला आपकी तो पूरी कंप्यूटर लाइन थोड़ी सी अलग होगी, पूरा ही अलग हो गया ना। ये 13-14 साल काम करने के बाद ऐसे लगता है कि थोड़ा तो डिफरेंस है। और इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ाया तो भी थोड़ा, वो एक दिन बच्चे कह रहे थे ऑफलाइन, बोल सर ऐसे कैसे, ऐसे का तो पता नहीं, बाकी अब SDM है। ऐसे कुछ ही नहीं है। कोई जरूरी एक तो वो पूछो काली बाई पूछो जना, मैं डाली बाई बता दियो, जाने डाली बाई पूछो जना काली बाई बता दियो। ये हो गया था उल्टा आपसे। कोई बात को नहीं, बाई को नाम भूल गई तो भूल गई। हाँ तो फिर भी आप तो SDM हो, भूल गए, अब कौन पूछेगा। नहीं, पर अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मैंने उसको पढ़ा सीरियसली और अपनी एरर को भी मैंने तो आपका सबसे मजबूत पक्ष कौन सा था इन सारे विषयों के अंदर सबसे अच्छा? मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक लगता है, वो मेरा ठीक था। पेपर 4 मैंने बहुत मेहनत की हिंदी और इंग्लिश राइटिंग में। हाँ, हिंदी इंग्लिश भी 138 नंबर आए मेरे उसमें। अब तो कॉपी भी आने वाली है। अच्छा, RAS के लिए मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ जिनको लगता है कि ना RAS सिर्फ राजस्थान है। नहीं, राजस्थान का कंटेंट कितना % है? पहले दूसरे तीसरे पेपर में 33%। हाँ, कब? तो ओवरऑल 25% भी नहीं है। तो यदि आप ये सोचते हो कि RAS का मतलब सिर्फ राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति या राजस्थान की इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको उससे कहीं ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इंडिया का जनरल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, सोशोलॉजी, इनके अलावा ये जो बजट, लेखांकन, अंकेक्षण, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। वो उसका पोर्शन ज़्यादा है और 25% तो लैंग्वेज ही है, हिंदी और इंग्लिश। तो कोचिंग ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप रेगुलर स्टडीज़ में हैं और आप अपने आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। मेरे केस में ऐसा था कि वाई डिड आई स्टार्टेड, बिकॉज 1996 में 10th की थी, ह्यूमैनिटीज आता ही नहीं था 2016 में। फिर 2016 में 4 सितंबर 2016 को मेरी मदर की डेथ हो गई थी और 28 अगस्त को प्रीलिम्स था। मुझे लगा कि अगर मेंस की तैयारी करनी है तो थोड़ा माहौल चेंज होना ज़रूरी है। तो मैं घर से निकल कर कोचिंग सिर्फ इसलिए जाती थी कि मैं माहौल बदले और दूसरा ये पता चले कि भैया ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने कैसे हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। बिल्कुल। तो मैंने ऐसे ज्वाइन किया, हालांकि वो मेरा डिसीजन गलत नहीं था। कोचिंग आपको हेल्प करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, कर लीजिए, इट्स अ ट्रेड ऑफ। तो आप आज और सर 2016 से अभी तक कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ऑनलाइन पढ़ लीजिए। जरूरत भी नहीं है कोचिंग की, ये बात सही है। ऑनलाइन पढ़ लीजिए और आज के दिन तो गाइड्स भी हर चीज़ के अवेलेबल हैं। हाँ, तो सिर्फ उतना कंटेंट को पढ़ लेंगे ना समझ के तो भी काफ़ी है।
आरएस में वो जीतेगा जिसका लेखन का अभ्यास अच्छा है। तो प्लीज़ खूब लिखिए, ये मेरी आप सब लोगों को अभी भी गुजारिश है। अभी भी शुरू नहीं किया है तो कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और नहीं तो टेलीग्राम पे इतने सारे क्वेश्चन पेपर घूमते रहते हैं सर, उनको डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकालो, लेकिन लिखो, उत्तर लिखो। आपको आज तो पूरा राजस्थान आपको आदर्श मानता है, स्पेशल महिलाओं में भी एक अलग संचार भाव हुआ है कि ईश्वर की कृपा है सर, और कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे अपनी छोटी बहनों को? सिर्फ ये कि अपने सपनों को ऐसे मत सोचे कि आप माँ बन गए हैं तो आप अपने सपनों को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, आपकी शादी हो गई है तो नहीं कर सकते, आप बेटी हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं। ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है। आपने अगर ग्रेजुएशन की है तो प्लीज़ आगे बढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए, कभी भी मेहनत शुरू कर लीजिए, मेहनत का परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। और हारिए मत, मतलब संघर्षरत रहिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो प्लीज़ आपको लड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से स्ट्रांग रहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैडम जी आप भी शायरी, आप तो मुझे कह रहे थे सर आप शायरी करते हो, शायरी तो आप भी सर इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल मुझे लगता है कोई शेर है ही नहीं, ये तो शायद हर एक बच्चे को पता है। ये तो है। तो मैडम जी आपसे बहुत अच्छा लगा हमें मिलके, और आप अब भी आप मतलब जमीन से जुड़ा हुआ जिसे कहते हैं ना, सच में आप वैसे हो। आपके अंदर कोई ईगो नहीं है कि आप आरएस टॉप हुए हो और आप हमारे साथ नॉर्मल बैठे हो कितनी देर से। ईगो की क्या बात है सर, मतलब मेरे लिए तो आप गुरुतुल्य हैं। मैं तो आपको मतलब सीरियसली प्रणाम करती हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैडम जी आपका बड़प्पन है जो आप कह रहे हो, बाकी हाँ ठीक है, वही बात है, कहीं ना कहीं योगदान थोड़ा बहुत सर सभी का है, सभी का। अब जैसे कोई बच्चा आपसे कुछ सीखेगा तो आपका हमेशा एक गुरु के हिसाब से आपका आदर करेगा जब भी आप मिलोगे। ये है, आज भी बच्चों के अंदर बहुत प्रेम है, और आपको भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर। बहुत स्नेह मिल रहा है सीरियसली। कभी कभी लगता है इतने सारे स्नेह के बदले में उनको मैं दे क्या पा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे और टाइम देने की ज़रूरत है। अभी कुछ समय से व्यस्त चल रही हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पक्का मैं आपके लिए कुछ और नया कंटेंट लेकर के आऊँगी, और नहीं तो ज़रूर मोटिवेट करूँगी। जुड़े रहिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कीजिए। हमें एक ही ज़िंदगी मिली है, और हम किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हों उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम किस परिस्थिति में मरेंगे उस पर हमारा कंट्रोल ज़रूर है। तो अपनी परिस्थिति को आप चेंज कर सकते हैं, और एजुकेशन इसका सबसे अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया पे आने के बाद में भी 100 बच्चे हैं तो उनमें 99 बच्चों का बहुत अच्छा प्रेम मिलता है। 1% नेगेटिव वाले भी होते हैं कमेंट, तो उनको देख के कभी आपको कुछ? सर घर में 10 आदमी हुए, 10 का 10 तो तारासीरी को नहीं हो उसके ना, फिर भी नेगेटिव वाले पे ध्यान चला जाता है। ये तो मानव प्रवृत्ति है, ये तो मानव प्रवृत्ति है कि हम 1000 भले कर ले और एक नेगेटिव कमेंट के लिए एक बार लगता है कि अच्छा मैंने इसका क्या बुरा किया, फिर लगता है कोई बात नहीं, ये उसकी सहज प्रवृत्ति है। ऐसे नहीं आता क्या अगर इसके नंबर हो तो अभी ना, मेरे में ये प्रवृत्ति तो किसी कभी भी नहीं थी और आज भी नहीं है, कभी होगी भी नहीं ना। अभी मेरे को ऐसे नहीं होता। नहीं, कभी कभी क्या होता है सर, कुछ चीज़ें आपको ना एक्सपीरियंस सिखा देता है। मेरे सामने बैठ करके, आप तो इतने वो हैं, महान व्यक्तित्व हैं, यदि आप सामने बैठ के मुझे गाली देंगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हम कैसे हैं हमें पता है। यदि हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो किसी और के कहने से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपने कर्म अच्छे कीजिए, सदकर्मों का परिणाम आपको जरूर मिलेगा। ये तो सही है, बस। तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है? तो आप बिना अड्डी की जुबानें हिल जाती है लोगों की। नहीं, आप क्षमा वीरस्य भूषणम छोड़ दीजिए पीछे। जैसे आरएस में भी और भी सिलेक्ट हुए हैं, और मुझे नहीं पता और कोई यूट्यूब पे गाइड कर रहा है कि नहीं, लेकिन आप गाइड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है मैडम जी। आपको टाइम मिला, मौका मिला तो कर दिया। गाइड करते रहो, हमेशा करते रहो, आप कुछ ना कुछ आपको इतना प्रेम मिलेगा कि जब पता चल जाएगा ना कहीं कि आप आए हुए हो, फिर देखना आप। सर ये तो है, कहीं से भी जाती हूँ, किसी भी स्टोर में घुसती हूँ तो भी कोई न कोई जान जाता है। तो लगता कई बार तो हेरिटेज से हो जाती है, कई बार लगता है कि देखो यहाँ भी मेरे जान नहीं कोई बात नहीं, तो स्नेह है सर। नहीं, आपको बहुत स्नेह मिलेगा मैडम जी। आप बस गाइड करते रहना बच्चों को, क्योंकि ये हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस है आरएस मैन का, आरएस टॉप का, इंटरव्यू का। आपके इंटरव्यू में मैडम जी कौन कौन से प्रश्न पूछे, अगर आप जल्दबाजी थोड़ा सा याद हो तो? बोला था, बहुत सारे थे। शुरुआत तो उन्होंने सिर्फ इसी से की, या फिर उनको पता ही था कि नंबर उसके आधार पे हो जाता है कई बार कि इनके नंबर अच्छे हैं, टॉप पे आएंगे, तब पूछ लेते हैं। मार्क्स तो किसी को के नहीं पता होते, और इनफैक्ट जो बाहर कैंडिडेट बैठा था उसको नहीं पता था कि अंदर किसका बोर्ड है, क्योंकि बोर्ड पे नाम भी नहीं लिखा होता। तो व्हेन वी एंटर, अच्छा जो बाहर बैठे होते ना ये हेल्पिंग बॉय, सपोर्ट स्टाफ, उनको हम पूछते हैं कि भैया अंदर किसका बोर्ड है, तो वो कहते हैं हमें तो पता नहीं।
या मैडम हम बता नहीं सकते, वो इतना बोल के रह जाते हैं। तो मतलब आप इंक्वायर भी नहीं कर सकते। व्हेन आई एंटर्ड आई सॉ कि ना एक मैम बैठे हैं बीच में और साइड में 2 जेंटलमैन और एक सर और थे। तो इट वॉज अ बोर्ड ऑफ 4 मेंबर्स, एक लेडी थी और 3। गौर किया तो वो मुझे लगा मंजू शर्मा मैम है। मैंने उनको पहली बार ही देखा था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि 10th में क्या स्कोर रहा, क्योंकि उनके पास में सिर्फ ये लिखा होता है कि ना फर्स्ट डिवीजन 10th, 12th फर्स्ट डिवीजन, फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन, इससे कुछ नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा कहाँ से की, देन आई टोल्ड माई स्कूल्स नेम। फिर उन्होंने पूछा कि 12th में क्या परसेंटेज, कहाँ से की, अच्छा ग्रेजुएशन में क्या किया है, उनको ये भी पता नहीं होता ग्रेजुएशन में क्या किया है। तो आई टोल्ड हर कि ना BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। लोकेशन नहीं पूछते वो। फिर उन्होंने साथ में एक सर बैठे थे, उनको कहा कि सर आप पूछिए। तो उन्होंने मुझसे फिजिक्स के सवाल पूछे, उन्होंने मुझसे विभवांतर पूछा, ओम का नियम पूछा, गतिज और क्षितिज। साइंस बैकग्राउंड थी इसलिए पूछे होंगे ज्यादा। हाँ, मैंने कहा सर मैंने BSc किया। उन्होंने ये और पूछा कि आपसे पूछ लें। मैं कहा सर मैं कोशिश करूंगी जवाब देने की, आप पूछ देखिए। थैंक गॉड मुझे आता था। फिर उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई। सामने एक और सर थे, उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू किया कि महिलाओं के लिए हम इतनी सारी नीतियां बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें कहाँ कमी रह गई कि अभी भी बेटियां जो हैं वो एनरोलमेंट रेशियो कम है। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें आपको लगती हैं जिन पे ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए कि समाज में वो गलत हो रही हैं। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा हम आज़ादी के समय पे कहाँ थे, हमने कितना विकास किया, क्या हमने विकास किया वो ठीक किया या और किया जाना चाहिए, क्या आप इसमें योगदान कर सकते हो। तो फिर वो एनालिटिकल सवाल पे आए। हाँ, और जो एनालिटिकल सवाल आए वो सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मुझे लगा कि मैंने मेंस जो इतनी सारी तैयारी की है ना, उसका फ़ायदा मुझे वहाँ मिलेगा। तो इन सब सवालों पे अच्छा एक कुछ सर वो भी पूछा मुझसे कि ना 5 राज्यों के अभी भी इलेक्शन हुए हैं, राज्यों के नाम बताओ। मैंने बता दिए। कौन नए मुख्यमंत्री बने उनके नाम बताओ। सो आई न्यू ओनली 3। तो विद ऑल पोलाइटनेस आई सेड आई एम सो सॉरी सर, मुझे सिर्फ 3 के नाम याद हैं, चौथा और 5वां मुझे याद नहीं है, राज्यों के नाम बता सकती हूँ। तो ऐसा हुआ। तो इंटरव्यू के लिए जैसे तैयारी करते हैं कुछ, तो इंटरव्यू के लिए करना चाहिए अब? बिल्कुल, मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए सर, बहुत हेल्प मिलती है। मैंने पिछली बार मॉक इंटरव्यूज, मैंने पिछली बार एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, मेरे 60 नंबर आए थे। इस बार मैंने कम से कम 17-18 मॉक इंटरव्यूज दिए हैं और उसका रिजल्ट मुझे मिला कि 77 मार्क्स आए। हेजिटेशन रिमूव हो जाती है, आपको क्वेश्चन आंसर्स को फ्रेम करने का तरीका पता चल जाता है, और आपको सॉरी कितनी बार बोलना है ये पता चल जाता है, आपको एंटर कहाँ से करना है, चेयर पे बैठने से पहले जो सलीके हैं, जो एटिकेट्स हैं, उनके भी मार्क्स होते हैं। तो वो एटिकेट सिखा दी जाते हैं आपको मॉक इंटरव्यूज में, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैडम जी आप बहुत टाइम ले लिया हमने आपका, 5 मिनट का कहा था इंटरव्यू। कोई बात नहीं, मुझे पता ही नहीं कितना लंबा चल गया। जो भी है, तो आपके सारे दर्शकों को थैंक यू, आपने मुझे इतने पेशेंस से सुना, और आपका थैंक यू कि आप आए और इतनी दूर समय निकाल करके। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम आपके हाथों से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हों, सबके सपने साकार हों, उसकी कामना करते हैं। नहीं, अब तो आपने कहा कि आप हमसे पढ़े हो, इसका मतलब मैं किसी भी RS को फोन कर सकता हूँ कि भाई क्योंकि मैं मुक्ता राव का गुरु सर कह सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।